नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन कराने के दौरान लोगों की पिटाई के आरोप में एसडीएम बेलथरा रोड अशोक चौधरी को निलंबित कर दिया है। चौधरी को राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है। इसकी जगह संत कुमार यादव को एसडीएम बनाया गया है। दरअसल बेलथरा रोड बलिया के एसडीएम अशोक चौधरी गुरुवार को दोपहर 2 बजे कुछ पुलिस वालों को लेकर कचहरी निकले और सामाजिक दूरी न बनाने वालों पर डंडे बरसाने लगे। एसडीएम मास्क लगाए लोगों और गमछा या रूमाल बांधने वालों को भी दौड़ा रहे थे। यह देखकर पुलिसकर्मियों ने लाठियों से लोगों को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों से कासूनी और वाद विवाद की नौबत आ गई। देखते देखते एसडीएम ने लोगों की पिटाई शुरू करवा दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एसडीएम खुद भी मास्क लगाए लोगों की पिटाई करते नजर आ रही है। पुलिसकर्मियों ने दुकानदार रजत चौरसिया और उसके भाई आसू को दुकान से खींच लिया और फिर एसडीएम ने उनको पीटा। इस दौरान रजत की हथेली भी फट गई। वायरल वीडियो का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और बलिया के डीएम से रिपोर्ट तलब करके चौधरी को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। माना गया है कि एसडीएम ने मास्क न लगाने पर लोगों से नियमानुसार जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करने की जगह मारपीट करके सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की है। मास्क लगाए लोगों की पिटाई को पूरी तरह गलत माना गया है। दुनिया की नामी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पॉपुलर ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और एज ब्राउजर को बंद करने का फैसला लिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत जल्द इन दोनों ब्राउजर्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट बंद कर देगी। दुनिया में करोड़ों यूजर्स को इंटरनेट की दुनिया की सैर कराने वाले वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को अलविदा कहने का समय आ गया है। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और एज ब्राउजर को बंद करने का फैसला किया है। इसके बाद यूजर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पर माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स और सर्विसेज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि कंपनी 17 अगस्त 2021 से इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को सपोर्ट करना बंद कर देगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को बंद करने की प्रक्रिया इसी साल 30 नवंबर से शुरू हो जाएगी। हालांकि कंपनी की ओर से साफ किया गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पूरी तरह से बंद नहीं होगा। दुनिया भर में केवल 5% यूजर्स ही इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कंपनी के फैसले से केवल उन्हीं लोगों पर असर पड़ेगा जो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। संभल के गांव खनीपुरा में सोमवार देर रात हथियारबंद बदमाशों द्वारा किसान और उसकी बेटी को घर से अगवा कर लेने का मामला झूठा निकला। पुलिस ने किसान को रिश्तेदार के घर से पकड़ लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बेटी के घर से गायब हो जाने के बाद बेटी और खुद के अपहरण की झूठी कहानी तैयार करने की बात स्वीकार कर ली। बुधवार शाम होने तक पुलिस किसान की गायब बेटी तक पहुंच गई। पुलिस ने पिता पुत्री के साथ अन्य परिजनों को भी हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह गांव खनूपुरा के किसान राजबहादुर और उसकी बेटी को घर से अगवा करने की बात इलाके में फैलते ही सनसनी फैल गई। कुड़ फतेहगढ़ थाने की पुलिस के साथ आला अधिकारियों ने गांव का दौरा किया। परिवार की ओर से बताए गए घटनाक्रम से कई सवाल उठ रहे थे। परिवार या पुलिस के पास इन सवालों के सीधे जवाब नहीं थे। इससे गहराए संदेश के आधार पर एसपी ने 4 टीमें गठित की। एक टीम ने किसान राजबहादुर को रिश्तेदार के घर से पकड़ लिया। पुलिस की पकड़ में आते ही उसने अपहरण की झूठी कहानी तैयार करने की बात स्वीकार की। पुलिस को बताया कि सोमवार की शाम बेटी नीलम किसी युवक के साथ घर से गायब हो गई थी। बदनामी के डर से उसने बेटी और खुद के अपहरण के प्रचार की साजिश रच डाली और एक रिश्तेदार के घर जा छुपा। इसके बाद घर के बाकी सदस्यों ने ग्रामीणों और पुलिस को दोनों के अपहरण की जानकारी दी। पुलिस किसान और उसकी बेटी को हिरासत में रखकर और पूछताछ कर रही है। अपहरण की साजिश रचने में किसान की पत्नी, एक अन्य बेटी और 2 बेटों को हिरासत में ले लिया गया है। एक
खनूपुरा गांव है पुर थाना क्षेत्र में, जनपद संभल में। यहाँ पे एक व्यक्ति राज बहादुर और उसकी लड़की का फर्जी अपहरण का एक पूरा ड्रामा षड्यंत्र रचा गया था और इसको पुलिस को सूचना दी गई थी। इसमें उसके लड़के ने, सुनील ने मुकदमा दर्ज कराया, तहरीर दी, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें टीमें गठित की गई। लगातार इसमें 3 टीमें और हमारे एडिशनल एसपी और मैं स्वयं और स्वाट टीम, हमारी सभी लोग सक्रिय रूप से लगे हुए थे। सभी ने वहां जा करके जानकारी इकट्ठा की और इसमें अथक प्रयास करके इसका सफल अनावरण किया गया। पूरा प्रकरण एक झूठा, कूटरचित और एक तरीके से बनाया गया एक जाल था जिसको क्रैक किया गया और इसमें जो व्यक्ति राज बहादुर था और उसकी लड़की, दोनों को सकुशल वापस लाया गया और पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया गया। ये फर्जी तरीके से एक अपहरण कांड था जो इनके परिवार द्वारा साजिशपूर्ण रचा गया था। इसमें जब पूछताछ किया गया, गहन पूछताछ में प्रकरण निकल के आया कि जो इनकी लड़की थी वो किसी लड़के से लगातार संपर्क में थी, 5 महीने से लगातार संपर्क में थी और उसने तय किया था कि उस दिन सोमवार को वो वहाँ से 3 बजे उसके साथ और उसके 2 साथियों के साथ वहाँ से चली जाएगी। इसी क्रम में लगभग 3:30 बजे वो व्यक्ति आया और उसके साथ वो एक बेरनी वहाँ शिव मंदिर पड़ता है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हुए। वहाँ से वो इन तीनों के साथ में वहाँ से चली गई। जा करके वो अपना मुरादाबाद में एक जगह जो धर्मपाल का घर है वहाँ रहने लगी, जयवीर के घर पे रहने लगी, वहाँ पे रुकी हुई थी। इसी क्रम में जब ये बात इनके परिवार वालों को पता चली तो लोग लाज और इसके बचने के लिए कि हमारी बेइज्जती हो गई है, इससे बचने के लिए इन्होंने पहले ढूंढना शुरू किया। उसके बाद इनका मामा जो है भोजपाल को इन लोगों ने बुलाया और भोजपाल और ये पूरा परिवार मिलकर एक षड्यंत्र के रूप में एक साजिश तैयार किया इन्होंने कि फर्जी तरीके से जो पिता है राज बहादुर, उसका और लड़की का अपहरण बता दिया जाए लोगों को, पब्लिक को भी और पुलिस को भी, और उसके बाद 2-1 दिन बाद वो स्वयं राज बहादुर वापस आ जाएगा और बाकी लोगों को बता दिया जाएगा कि अपहर्ता अभी लड़की को छोड़े नहीं है। इस तरीके से इन लोगों ने फर्जी माहौल बनाया और उसके बाद जो ये भोजपाल है इसने राज बहादुर को अपने साथ बैठा करके जो मुरादाबाद में इसके साढ़ू का एक लड़का राहुल रहता है, तैयारी करता है, वहाँ पे रामलीला ग्राउंड के पास में, वहाँ पे ले जाके इनको रख दिया रात में और उसके बाद फ़ोन करके बता दिया कि अब तुम लोग हल्ला मचा दो। तो उसमें जो इनकी पत्नी, पुत्री बड़ी और जो बेटा है वो और ये इसका साला, ये सब मिल करके सभी को बताने लगे कि 2 बाइक सवार, पहले इन्होंने बताया कि 2 बाइक सवार 4 बदमाश आए और पिता जो आंगन में सो रहे थे उनको तमंचे के बल पे गाड़ी में बैठा करके और उसी के साथ लड़की जो बाहर उनको रोकने के लिए पहुंची तो उसको भी मोटरसाइकिल से बैठा करके 2 अलग-अलग दिशाओं में लेके चले गए हैं। और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो इनके बयानों में ही विरोधाभास नजर आने लगा। जब लड़की ने बताया कि 2 बाइक सवार 4 लोग आए थे, लड़के से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 8 लोग आए थे। इनकी पत्नी ने बताया कि हम लोग छत पे सो रहे थे, वहाँ से हम लोग नीचे उतर के आए तो जो लड़की है जो गायब हुई है वो पहले आ गई थी और उसको उठा के ले गए, बाकी सबको कुंडी लगा करके अंदर बंद कर दिया। तो इस तरीके से इनके बयानों में लगातार विरोधाभास आ रहा था और इस तरीके से इनको गहनता से इसमें पूछताछ प्रारंभ की गई और इसमें सारे तथ्यों को हम लोगों ने बहुत गहनता से एनालाइज किया। इनके पूरे पारिवारिक रिश्तेदारी के पहले पूरा डिटेल सिजरा बनवाया गया, उनमें एक पारिवारिक रिश्तेदारों को हम लोगों ने डिटेल किया, उनसे पूछताछ की, उनसे बातचीत किया तो ये तथ्य निकल के आया कि ऐसी घटना की संभावना बहुत ही नगण्य है। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा इसमें जो आस्पेक्ट अपनाया उसमें हम लोगों ने इनके आपसी विवाद, जो पूर्व के इनके आपसी विवाद रहे हैं, उनके FIR कंटेंट में जितने लोग शामिल रहे हैं उन सभी को पूछताछ किया, उनसे ला करके बातचीत की कि कहीं उनका किसी का ना साजिश में हाथ हो। तो हम लोगों ने जब इसको एनालाइज किया तो ये भी तथ्य गलत निकला। फिर हम लोगों ने सर्विलांस की मदद से और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों से जब पूछताछ किया और इनके बयानों के विरोधाभास को जस्टिफाई किया तो ये पूरा प्रकरण फेक अपहरण का निकल के आया। इस क्रम में इनको जो लड़का है पिता राज बहादुर, इसको राहुल के घर से लाइन पार मुरादाबाद से और जो लड़की है नीलम उसको जयवीर के घर से सूर्यनगर लाइन पार मझोला से बरामद किया गया है। इनको ला करके अब विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पैर पसारता ही जा रहा है। वैसे देश में इन बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन से लेकर उसकी दवा तक पर फोकस किया जा रहा है। इस बीच भारत की बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कोरोना वायरस की दवा लॉन्च कर दी है। डॉक्टर रेड्डीज ने फेविपिराविर के जेनरिक वर्जन एविगन को लॉन्च किया है।
कंपनी ने इसके लिए फूजीफिल्म टोयाम केमिकल के साथ मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का करार किया है। डॉक्टर रेड्डीज ने एविगन को 2000 मिलीग्राम की टैबलेट में लॉन्च किया है। एविगन को DCGI से मंजूरी मिली है। वहीं दवा का इस्तेमाल हल्के और मध्यम कोरोना वायरस से पीड़ित पर इलाज के लिए किया जा सकेगा। वहीं सभी तक दवा की पहुंच हो, इसके लिए कंपनी देश के 42 शहरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस भी देगी। वैसे इससे पहले कोरोना वायरस के इलाज में कारगर साबित हुई फेविपिराविर को कई कंपनियों ने अलग अलग नाम से लॉन्च किया है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबर आई है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। बता दें कि DCGI से सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के ट्रायल की अनुमति मिली थी। ये ट्रायल 1600 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा, जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होगी। वहीं देश के 17 स्थानों पर इस ट्रायल की व्यवस्था की गई है। यहाँ ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल ने ये कहा था कि भारत में 3 कोरोना वैक्सीन बनाई गई हैं, जो अलग अलग चरणों में हैं। वहीं अब तीनों वैक्सीन में से एक वैक्सीन आज या कल तक फेज 3 ट्रायल में पहुंच जाएगी, जबकि बाकी दोनों फेज 1 और फेज 2 में हैं। बता दें कि देश में फिलहाल 3 वैक्सीन जिनका ट्रायल चल रहा है वो हैं भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन, जायडस कैडिला की जाइकोव-डी और तीसरी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसका काम सीरम इंस्टीट्यूट की साझेदारी में चल रहा है। और इन्हीं तीनों वैक्सीन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अगले रिजल्ट आएंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज उन वैक्सीन्स के बारे में बढ़ेगा, और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। विकास दुबे के खजांची गैंगस्टर जय वाजपेयी से पुलिस की साठगांठ होने का बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर के मकान में रह रहे 3 दरोगाओं को गुरुवार DIG प्रतिंदर सिंह ने सस्पेंड कर दिया। तीनों दरोगा जय वाजपेयी के विवादित मकान में अवैध रूप से रह रहे थे। विक्रो कांड के बाद पुलिस का आरोपियों के साथ साठगांठ का खुलासा हुआ था। इस दौरान जय वाजपेयी के मकान में कई पुलिसकर्मियों के रहने की जानकारी मिली थी। IG मोहित अग्रवाल के निर्देश में CO नजीराबाद गीतांजलि ने टीम संग जय वाजपेयी के ब्रह्मनगर स्थित विवादित मकान में छापा मारा, तो वहां कर्नलगंज थाने में तैनात दरोगा राजकुमार, अनवरगंज थाने में तैनात दरोगा उस्मान अली और रायपुरवा थाने में दरोगा खालिद आराम फरमाते हुए मिले। CO की रिपोर्ट पर IG ने तीनों दरोगाओं को सस्पेंड करने के लिए DIG को आदेश दिए। इसके बाद DIG ने तीनों दरोगाओं को देर शाम सस्पेंड करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से मकान खाली करने के आदेश दिए हैं। IG ने कहा कि इससे पुलिस की छवि धूमिल हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जय वाजपेयी के मकान में कई पुलिसकर्मी अवैध रूप से रह रहे थे, जो उसकी मदद करते थे। विक्रो कांड में जय वाजपेयी का नाम आने के बाद उसके मकानों में रह रहे 1 दर्जन पुलिसकर्मी आनन फानन में कमरे खाली करके चले गए। पुलिस अब उन सिपाहियों की पहचान करने में जुटी हुई है जो पूर्व में इस मकान में रह चुके हैं। नाम उजागर होने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने फेसबुक प्रतिनिधियों को 2 सितंबर को तलब किया है। 2 सितंबर को होने वाली समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ये समिति सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के संबंध में फेसबुक के अधिकारियों के विचार सुनेगी।
इधर फेसबुक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता शशि थरूर पर सवाल उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर और समिति के सदस्य निशिकांत दुबे भी एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन का नोटिस भेज चुके हैं। संसद भवन परिसर में आज 2 अहम संसदीय समितियों की बैठक होने जा रही है। इनमें ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पड़ताल के सिलसिले में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेंगी। साथ ही समिति 2019-20 की मंत्रालय के अनुदान मांगों पर ATR को भी मंजूरी देगी। लोक लेखा समिति संपदा निदेशालय के कामकाज की जांच के क्रम में आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेगी। CAG की रिपोर्ट के आधार पर यह जांच PAC की मुख्य समिति कर रही है। दोनों समितियों की बैठकें सुबह 11 बजे से होंगी। इटावा में जिला जेल के 77 बंदियों समेत 127 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसमें 8 SBI के कर्मचारी भी शामिल हैं। साथ ही शहर के मेवाती टोला में भी 10 कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1025 पहुंच गया। जिले में 4.25 महीने से लेकर अब तक के कोरोना काल में मिले 127 कोरोना संक्रमितों ने सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए। जिले में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1435 हो गई है। 20 दिन में ये संख्या 733 पहुंच गई। औसतन रोजाना 31 संक्रमित मिले, जबकि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 1000 को पार करके 1025 पर जा पहुंचा। गुरुवार को सबसे ज़्यादा 37 होम क्वारंटीन, 8 सैपई कोविड अस्पताल और 7 मरीजों को नारायण कॉलेज कोविड अस्पताल से छुट्टी मिली। CDO राजा गणपति आर ने बताया कि संक्रमितों में सबसे ज़्यादा 77 जिला कारागार के बंदी हैं। इनकी जांच एक दिन पूर्व हुई थी। इनमें 2 बंदी 70 साल से और 3 बंदी 60 साल से ऊपर के हैं। इनके अलावा 8 स्टेट बैंक मुख्य शाखा के कर्मचारी हैं। ठीक हुए मरीजों की संख्या 1000 के पार है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 1025 मरीज ठीक हो चुके हैं। 32 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय सक्रिय केसों की संख्या 378 है। देखिए, कल एक दिन में हमारा जनपद इटावा में लगभग 127 पॉजिटिव केसेस निकला है। उसमें अकेला डिस्ट्रिक्ट जेल से लगभग 77 केस हम लोगों को नया केसेस मिला है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट जेल में 77 है, तो कैसे आइसोलेट किया जाएगा, कैसे क्वारंटाइन करने का प्रोसेस है? देखिए, इसमें शासनादेश के अनुसार और मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार इन लोगों को आइसोलेट करना है। उसके लिए मतलब जिलाधिकारी महोदय का माध्यम से मतलब एक और नया डिस्ट्रिक्ट जेल भी मतलब स्थापित किया जा रहा है और जो मरीज है निकला है इन लोगों को आइसोलेशन का कार्रवाई भी चल रहा है, वो सैनिटाइजेशन का पूरा कार्रवाई भी चल रहा है। इसमें 77 निकले हुए हैं, तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होती है? क्या इस तरह की भी कोई रिपोर्ट्स आई है? नहीं, उसका पूरा मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारा माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट टीम के माध्यम से, मेडिकल टीम के माध्यम से किया जा रहा है। उसके बाद ही हम बता सकते हैं। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चिकित्सा क्षेत्र ने मुश्किल वक्त में अपने काम, सेवा और समर्पण से देश को गर्व करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम वैश्विक हितों और व्यापार की जरूरतों पर हमेशा खरे उतरे हैं। CII के 12वें मेडटेक विश्व सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत के फार्मा क्षेत्र ने जरूरत के वक्त दुनिया की मदद की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश अपने हर नागरिक तक अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, उपकरण और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेल ने कोविड से उपजी चुनौतियों के बावजूद पिछले साल की तुलना में इस वर्ष मिशन मोड पर ज्यादा माल ढुलाई की। 19 अगस्त 2020 को रेलवे का कुल माल लदान 3.11 मिलियन टन था, जो पिछले साल की इसी तारीख के 2.97 मिलियन टन की तुलना में अधिक रहा। वहीं इसी तारीख को पिछले साल की तुलना में 5.28 करोड़ रुपए ज्यादा कमाई हुई। साथ ही 19 अगस्त तक कुल लदान पिछले वर्ष के 53.65 मिलियन टन के मुकाबले 57.47 मिलियन टन रहा। वहीं पिछले साल की तुलना में कमाई भी 25.9 करोड़ रुपए ज्यादा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुपक्षीयता ऐसे अवसरों पर खरी नहीं उतरी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
जयशंकर ने कोरोना महामारी से दुनिया की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर इतना घातक असर हुआ है कि वो हमारी कल्पना से परे है। उन्होंने कहा कि महामारी से बाहर आने के बाद एक बात तय है कि दुनिया फिर पहले जैसी नहीं होगी। साथ ही कहा कि महामारी के कारण जीवन और आजीविका को असल में किस हद तक नुकसान हुआ है ये अभी साफ नहीं है। दुनिया की उभरती स्थिति के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि महामारी ने मानव अस्तित्व से जुड़े अदृश्य आयाम को सामने लाने का काम किया है जो वैश्वीकरण के संदर्भ में है। विदेश मंत्री ने कहा कि महामारी से मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं कर सके। महामारी ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि संकट के समय कैसे मिलजुल कर काम करना चाहिए। तेलंगाना के श्रीशैर बांध के किनारे भूमिगत पन बिजली स्टेशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से शुक्रवार तड़के आग लग गई। स्टेशन की इकाई 4 में विस्फोट के बाद आग लग गई। फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी को घटनास्थल पर तैनात किया गया। बचाए गए 10 लोगों में से 6 का श्रीशैल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी भी 9 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आसपास घना धुआं छाया हुआ था। यह बांध कृष्णा नदी पर स्थित है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विभाजित करता है। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन बिजली बंद होने की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। घने धुएं की वजह से स्टेशन पर बचाव कार्य में मुश्किल आ रही थी। पावर फेलियर दूसरी बाधा है। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की मदद मांगी है। तेलंगाना के मंत्री जी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा रात को 10:30 बजे यूनिट 1 में आग लग गई। 10 लोग बाहर आने में सक्षम रहे। प्लांट की पावर सप्लाई बंद कर दी गई थी। हम सिंगारनी कोयला खदान की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसी स्थिति में विशेषज्ञता हो सकती है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना पहली प्राथमिकता है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही और बदमाश घायल हो गया। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अपराधी के पास से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस से लूटी हुई पिस्टल बरामद की गई। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि सुबह नकासा थाना क्षेत्र में संभल जोया मार्ग पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई जिसमें नसीम नाम का अपराधी घायल हो गया। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश के पास से एक पिस्टल बरामद हो गई। नसीम पहले भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। बरामद की गई पिस्टल 20 दिसंबर को हुए संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस से लूटी गई थी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये आज सुबह जो है नखासा पुलिस से मंडावली बाईपास पे मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जो है एक बदमाश घायल हुआ, एक हमारा कांस्टेबल घायल हुआ जो है। घायल बदमाश का नाम जो है नसीम सनाफ समीम है जो नखासा चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पास से जो है एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक पिस्टल बरामद हुई है। पिस्टल सरकारी पिस्टल है जो इसका मिलान किया गया। तो ये जो सीए एनआरसी उपद्रव 20 दिसंबर को यहाँ पे हुआ था उसमें पुलिस से छीनी हुई पिस्टल है जो बरामद हुई है। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर मौके से क्या क्या बरामद हुआ है? एक पिस्टल सरकारी है जिसका मिलान किया गया। तो सीए एनआरसी उपद्रव के दौरान जो पुलिस से छीनी गई पिस्टल थी वो बरामद हुई। सर क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुए? हाँ, एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुआ, एक कांस्टेबल हमारा जो है। संसद अध्यक्षों के 5वें वैश्विक सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आतंकवाद पर लगाम लगाने के उपाय के तौर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को अलग थलग करने को कहा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि भारत के शांति समर्थक रुख को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। संसद अध्यक्षों के 5वें वैश्विक सम्मेलन के आखिरी दिन आतंकवाद से मुकाबला और हिंसक उग्रवाद पीड़ितों का पक्ष विषय पर विशेष कार्यक्रम में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर की टिप्पणियों पर भारत ने उत्तर देने के अधिकार का इस्तेमाल किया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में दिए बयान में आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था। साथ ही वो ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि करीब 40,000 आतंकी पाकिस्तान में मौजूद हैं।
इतना ही नहीं, यूएन एनालिटिकल सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रमुख निर्यातक बताते हुए कहा था कि वहां के 6000 से ज्यादा नागरिक आतंकवाद में संलिप्त हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर साल 1965, 1971, 1999 में पाकिस्तान की आक्रामकता और मुंबई और भारतीय संसद पर हमला समेत उरी और पुलवामा जैसे हमले पाकिस्तान की आतंक को लेकर नीति को दर्शाते हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करने से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की राज्य प्रायोजित नीति स्पष्ट होती है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। आतंकवाद पर लगाम लगाने के उपाय के रूप में भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए। सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने का आह्वान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के शांति समर्थक रुख को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आपात ऋण गारंटी योजना के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के ऋण मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से हुई वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ये ऋण दिए गए हैं। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 76,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं। इनमें से 56,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत सबसे अधिक ऋण एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने दिए हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत अब तक 1,22,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दे चुकी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को कोविड-19 के असर से उबारने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण में रियायत देने का विशेष अभियान जारी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सकेगा और कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर तेज होगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दिए जाने वाले रियायती ऋण से मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2,50,00,000 से अधिक किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र की बेहतरी और किसानों के विकास के लिए केंद्र सरकार हमेशा काम करती आई है। कृषि मंत्री ने इन रिफॉर्म्स के माध्यम से देश के 86% छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से कृषि प्रसंस्करण उद्यमियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने एक बड़े लक्ष्य को पूरा करते हुए अब देश की 1,000 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम किया है। सरकार ने कृषि मार्केटिंग को लगातार मजबूती देकर किसानों के हितों की रक्षा की है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपने गांव में लौट आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड पर कार्रवाई कर रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 7वें सप्ताह तक कुल 21 करोड़ श्रम दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया है और इस पर अब तक 16,768 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ग्राहकों का आधार इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लगभग 8,47,000 सदस्य बढ़ गए हैं। कोविड-19 महामारी ने इस साल अप्रैल और मई के महीने में नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। मंत्रालय ने जून के महीने में 6,55,000 नेट सब्सक्राइबर के साथ तेजी से रिकवरी हुई है। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बेरोजगार श्रमिकों को 3 महीने की मजदूरी का 50% भुगतान करने के लिए अपने मापदंडों में ढील देने का फैसला किया है। वहीं श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम शक्ति भवन में श्रम ब्यूरो के विजन और उद्देश्यों को दृष्टिगत रूप से बताने के लिए उसके आधिकारिक लोगों को लॉन्च किया। गंगवार ने नीति निर्माण में डेटाबेस के महत्व पर जोर दिया। भारत और चीन ने मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत लंबित मुद्दों के जल्द निपटारे पर सहमति जताई है। ये सहमति WMCC की बैठक के बाद बनी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के अधिकारियों ने शिरकत की। सीमा मुद्दों पर WMCC की ये 18वीं बैठक थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक बैठक में सीमा पर तनाव को कम करने के मुद्दे पर खुलकर और गहराई से बातचीत की गई। बाद में दोनों ही पक्ष इस बात पर राजी थे कि पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों को पूरी तरह हटाने को लेकर काम जारी रहेगा। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की बहाली संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। They reaffirmed that in accordance with the agreements reached between the two foreign ministers and the two special representatives, the two sides will continue to sincerely work towards complete disengagement of the troops along the LAC in the western sector.
In this context, they agreed to resolve the outstanding issues in an expeditious manner and in accordance with existing agreements and protocols. वर्चुअल माध्यम से पहली बार आयोजित संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन के समापन दिवस पर सांसदों और लोगों के बीच दूरी को कम करके शासन में सुधार विषय पर हुई पैनल चर्चा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आईटी क्रांति के मौजूदा दौर में जन भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसदीय निगरानी और शासन में सुधार लाने के लिए ये बेहद अहम है। साथ ही कहा कि हमारी मजबूत समिति प्रणाली है और लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनलों पर सदन की कार्यवाही के लाइव प्रसारण, समर्पित वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम संसद को घर घर पहुंचाने में सफल रहे हैं। संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संसद 135 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता से सतत संपर्क बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि 5 आई के माध्यम से इसे साकार किया जा रहा है। पहला आई है इंटरैक्ट। इसके तहत सांसद हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं और उनसे प्राप्त सूचना और सुझावों को सदन में रखते हैं। दूसरा है इन्फॉर्म, जो प्रसार माध्यमों और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाएं और नीतियों को जमीन तक पहुंचाने के लिए होता है। इन्वॉल्व तीसरी कड़ी है, जिसमें जन जन को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इम्बाइब यानी जनता से शासन प्रक्रिया पर मिले सुझावों को आत्मसात किया जाता है और इम्प्रूव के तहत शासन प्रक्रिया और योजनाओं में अपेक्षित सुधार किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संसद का पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने पर हमेशा जोर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी संसद ने सांसदों और जनता के बीच हर पल संपर्क बनाए रखा। हजारों जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत और आवश्यक सहायता प्रदान कराई। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूत समिति प्रणाली है जो विधायी जांच में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में प्रतिभागियों ने महिला पुरुष समानता, राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवास और आतंकवाद जैसे अनेक मुद्दों पर अपने अनुभवों को साझा किया। पैनल चर्चा में सांसद राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी के अलावा लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव भी शामिल हुई। कोविड-19 महामारी और विश्व पर इसके विनाशकारी प्रभाव के परिदृश्य में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य बेहतर विश्व के निर्माण के लिए बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रहा। इसका आयोजन अंतर संसदीय संघ, जेनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी सहयोग दिया। इस सम्मेलन के दूसरे भाग का आयोजन अगले साल वियना, ऑस्ट्रिया में होगा। विदेशों में फंसे कुल 11,20,000 भारतीयों को अब तक वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 22 देशों से अब तक लगभग 500 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 130 घरेलू उड़ानें संचालित की गई हैं। इस महीने के अंत तक लगभग 375 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होने वाली हैं। उन्होंने बताया कि कुवैत, मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा से प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानें बढ़ाई गई हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतर और मालदीव के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था भी अच्छी तरह से काम कर रही है। कोविड-19 के मद्देनजर सीबीएसई ने 2021-22 तक के सत्रों के लिए स्कूलों का वर्चुअल इंस्पेक्शन करने का फैसला किया है। सीबीएसई बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रत्येक स्कूल के लिए निरीक्षण समिति गठित की जाएगी और समिति के गठन के 10 दिनों के अंदर ही सभी निरीक्षण पूरे किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि सीबीएसई के इस कदम से कोविड-19 महामारी के दौरान आभासी निरीक्षण बच्चों के शैक्षिक हित में एक लाभदायक कदम साबित होगा। बंदरगाह, पानी के जहाज और समुद्री क्षेत्र में भविष्य तलाशने वाले युवाओं को अब आसानी से देश में ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में कुशल कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही देश में इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में इस साल 26 शीर्ष कमांडरों सहित 150 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। इससे घाटी में आतंकियों की टॉप लीडरशिप ब्रेक हुई है।
उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में ऑपरेशन में 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, इससे पहले बारामूला में हुई मुठभेड़ में उत्तरी कश्मीर का लश्कर का सबसे बड़ा आतंकी अपने एक पाकिस्तानी साथी और एक स्थानीय साथी के साथ मारा गया।